नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करने निकले हैं देश के शायद सबसे मुश्किल और पेचीदा विषय पे, जो हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनको अब 11 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए, और शायद इस समय वो अपने सबसे मुश्किल दौर में हैं। ये मुश्किल दौर इसलिए भी है कि चाहे वो पाकिस्तान के साथ अभी एक लड़ाई छिड़ी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत के साथ लगातार एक रवैया रहा है, जो उनको जिनको वो दोस्त कहते हैं, पर वो लगातार भारत को अ, रोज फजीहत ही भारत की हो रही है। तीसरा, देश के भीतर ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, और उसको और वो जड़ें जमा रहा है उसकी, उस पर जो सवाल हैं और उनको लेकर जो चुनाव आयोग को लेकर जो शंकाएं जताई जा रही हैं, वो जड़ें जमाई जा रही हैं। अर्थव्यवस्था का सवाल है, चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल है, चाहे देश में अल्पसंख्यक या फिर विपक्ष का सवाल है। अ, बहुत सारे लोग इस देश में लगातार और पहले से कहीं ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं। तो इस बारे में एक लंबी बातचीत के लिए मैं श्रवण जी हमारे साथ हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं। श्रवण गर्ग साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, विश्लेषक विश्लेषक हैं, और मेरे पुराने बॉस भी हैं। तो श्रवण जी, पहले मैं ये जो जिसको कहते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह ये मोदी जी का समय जो इस समय है, चाहे वो हर तरफ से जहां देखो वो एक उल्टा ही दांव पड़ता दिख रहा है। इसमें जैसे कि आज ही मोहन भागवत आपके शहर इंदौर में थे, और वहां उन्होंने कहा कि भारत में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ढंग की नहीं है, जबकि मोदी जी के दावे बिल्कुल उल्टे हैं। तो चाहे संघ की तरफ से हो, चाहे बाकी लोगों की तरफ से हो, चाहे युवाओं की तरफ से हो, हम एक देख रहे हैं कि जहाँ पे नतीजों के स्तर पे चीजें उल्टी पड़ती दिखलाई पड़ रही हैं, दावे चाहे जो भी होते रहें। तो पहले तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का ये समय और भारत के लिए और भारतीयों के लिए क्या मायने रखता है? ये नरेंद्र मोदी का समय नहीं है, ये भारत का समय है। और नरेंद्र मोदी संकट में नहीं है, भारत संकट में है। हम लोगों ने या देश ने या नरेंद्र मोदी ने या उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा बना दिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश हैं। तो जब हम नरेंद्र मोदी को संकट में देखते हैं, तब हमको लगता है देश संकट में है। जब हम बीजेपी को संकट में देखते हैं तो हमको ये लगता है कि पूरे का पूरा लोकतंत्र संकट में है। हमारे समय का ये सबसे बड़ा संकट इसलिए है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई अवसर नहीं आया जो ट्रांजिशन का एक आभास देता हो, और जिसमें एक्चुअल ट्रांजिशन नहीं होने वाला हो। मतलब हम जो महसूस कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। हमको ये लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जनता के हाथ में नहीं हो रहा है, लोकतंत्र से तानाशाही के हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी गौण हो रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति, एक सत्ता, एक पुतिन या शी या नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति या बेलारूस के राष्ट्रपति या तुर्की के राष्ट्रपति की तरह ही एक प्राणी बन रहे हैं। जो जी। खतरा है वो बड़ा है, कि वो बड़ा ये है कि एक डेमोक्रेसी पूरी की पूरी तरह अपने आप को कन्वर्ट कर रही है। एक धर्म परिवर्तन डेमोक्रेसी का हो रहा है, और वो खतरनाक है। उसका कारण व्यक्ति है, कि वो व्यक्ति अ, अपने लिए पूरे देश का धर्म परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है।
आप देख रहे हैं ना कि कैसे हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप से निकल के साइलेंटली एक ऐसे खेमे में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारी नर्व्स में कभी रहा ही नहीं, हमारी स्पाइन में कभी नहीं रहा। तो ये जिसको कहते हैं ना कि ग्राफ्टिंग हो रहा है या कुछ जब स्पाइन में या और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो चीजें पूरी बदलती है। ब्लड पूरा चेंज करना पड़ रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है कि पूरी बॉडी पॉलिटी का ब्लड चेंज कर रहे हैं वो। ये हम इसको अलग भाषा में देख रहे हैं, हमारी भाषा अलग है कि आरएसएस ऐसा कर रहा है या राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं या पॉलिटिक्स ऐसा कर रही है। बहुत खतरनाक चीजें हो रही है जिसमें हमारी कल्पना के बाहर की चीज है। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत कैसे हो गई, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हम इलेक्शन कमीशन को मान रहे हैं कि एक स्वायत्त इकाई है और वो टकरा रहा है राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन टकरा ही नहीं रहा है। राहुल गांधी से एफिडेविट नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला ने कर्नाटक में महादेवपुरा में 2 बार वोट किया, 2 जगह वोट किया। इलेक्शन कमीशन ने पता कर लिया, महिला के पास पहुंच गया, उसने कहा मैंने एक ही जगह वोट डाला। अब वो राहुल गांधी से पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन कि आप बताइए कि आप सिद्ध करिए कि ये इस महिला ने, 70 साल की महिला ने 2 जगह वोट दिया। राहुल गांधी ने क्या किया था, सावधानी पूर्वक अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि महिला ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि या तो महिला ने दिया है या किसी उनके जगह किसी और ने दिया है। अगर आप जी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपन ने, हम लोगों ने बारीकी से सुना हो। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है ये इसमें। और इसमें एक जो बड़ा मामला है कि कोई भी पक्ष पीछे नहीं जा सकता अब। और उसमें अगर पीछे गया, राहुल गांधी गए या विपक्ष गया, तो ये जो मुल्क है ये पाकिस्तान बन जाएगा, ईरान बन जाएगा, चीन बन जाएगा, रूस बन जाएगा। और उसमें आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निधिश त्यागी का हरकारा जो है वो रहेगा ही नहीं। ये बातचीत हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आपके सारे सवाल वो इस उत्तर में छुपे हुए हैं कि हम थाईलैंड की गुफा में हैं, उन बच्चों के साथ, फुटबॉल टीम के बच्चों के साथ हैं कि किसी झारखंड की कोयला खदान में हम कोल मजदूरों के साथ फंस गए। हमको थाईलैंड के बच्चे पर कॉन्फिडेंस है और वो सब बाहर निकल आए सुरक्षित। 20 दिन, कितने दिन लंबे लंबे, अगर उसको अगर आप देखें, क्योंकि उन बच्चों को बहुत चीजों पर कॉन्फिडेंस था, उनके कोच को भी था, ईश्वर पर था, अपनी प्रेयर्स पर था, अपनी हुकूमत पर था। और उनको यह था कि ये जो रेस्क्यूअर्स हैं जो बाहर हैं, पूरा देश जो बाहर खड़ा है गुफाओं के, वो उनको बचाएगा। हमारे जो कोल माइनर्स हैं, कहीं के भी हों, उत्तराखंड में किसी टनल के गिर जाने से ट्रैप हो गए हों, या झारखंड में किसी कोल माइन में, या कोई बच्चा बोरवेल में चला गया हो, हम लोग अब बोरवेल में हैं, कोल माइन में हैं।
हम चीजों को, राहुल गांधी समझ गए। वो आप देख रहे हैं कि वो समझ गए क्या हो रहा है। वो जब कहते हैं कि मुझे पता है आग से खेल रहा हूं, मुझे पता है कि इसके परिणाम क्या होते हैं। देश ने नहीं कहा कि हम आग से खेलना चाहते हैं। देश अभी मस्ती में है अपनी, कि वो ये नहीं कह रहा है कि हमको पता है क्या परिणाम होते हैं। परिणाम ये होते हैं कि एक डेमोक्रेसी से आप रातों रात डिक्टेटरशिप में बदल जाते हैं। तो उसमें चुनाव आयोग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें जुडिशरी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जुडिशरी राहुल गांधी से उसकी देशभक्ति के बारे में बात करती है, इंडियननेस। आप सोचिए कि भारत के अतीत के बारे में सोचिए कि क्या कभी किसी न्यायपालिका ने, राहुल गांधी का मामला नहीं है, आप देश के नागरिकों से उनकी भारतीयता के बारे में सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने ये कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर चीन ने दबाई है, तो आपकी भारतीयता को हम जेल में डाल देंगे, आप जो भारतीय बनना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का मुंह नहीं बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो कहते हैं आपको सावरकर पे बात नहीं करना है, आपको चीन पे बात नहीं करना है, आपको भारत में लोकतंत्र खतरे में, इस पे बात नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देशभक्त नहीं है, भारत विरोधी है, आप पर सेडिशन के चार्ज। हम लोग थोड़ा सा एक अलग ट्रैक पर, हमारे पूरा जो डिस्कोर्स है वो, उसका ट्रैक ही अलग है। हम कितने विमान गिरे और कितने बच गए उस पर बात कर रहे हैं। हमारा वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर के 3 सप्ताह बाद कुछ और कहता है और 3 महीने बाद कुछ और कहता है। देश आश्चर्य व्यक्त नहीं करता। 3 सप्ताह बाद बहस ये हो रही है कि हमारे कितने रफाइल गिरे थे। 3 महीने बाद हमको ये बताया जा रहा है कि हम उनके 6 विमान हमने गिरा है। संसद को नहीं बताया गया। पीएम ने संसद में जवाब दिया, उसमें नहीं कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा, सीडीएस ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हम आर्मी का एक प्रमुख व्यक्ति अपने ही नेवी के एक अटेशी को डिफा वो कर रहा है, अपमानित कर रहा है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारी सेना किस तरफ जा रही है। ये तुरंत हो गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने में हमारी सेना के प्रमुखों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सीडीएस का, सेना अध्यक्ष का, डिप्टी सेना चीफ का, एयर मार्शल का, चीफ एयर मार्शल का, अब वो अलग बात कह रहे हैं और राहुल गांधी अलग बात कह रहा है। इस समय जो परीक्षा का वो है पूरा मामला, राहुल गांधी के साथ विपक्ष कितना तैयार है, देश कितना तैयार है, ये है मामला। परीक्षा देश की है, राहुल गांधी की नहीं। एक अजीब फेनोमेनन है निदेश जी, बहुत अजीब है। देश की जनता इस समय बात राहुल गांधी की सुरक्षा की कर रही है। आपने कभी मैं आश्चर्यचकित हूं कि वो कह रहे हैं राहुल को कुछ हो नहीं जाए। राहुल के लिए एक इमोशनल शील्ड देश ने खड़ा कर दिया है। डर रहे हैं लोग कि यार कुछ भी हो सकता है। राहुल को सलाह दी जा रही है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए। अब राहुल गांधी जब भारत यात्रा कर रहे थे तब
समर्थन जुटा रहे थे। देश इस समय राहुल गांधी के आसपास दीवार बन के खड़े होना चाहता है। वो इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में नजर आ रहा है वो, सोशल मीडिया के कार्टून्स में नजर आ रहा है वो, कार्टून्स में कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि आप थे क्या वहां, आपको पता है कि 2000 आप, आप भारतीयता पर उसकी राहुल गांधी की शिक्कत, आप देखिए उसको लेकर लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि हम पर ये आरोप लगेगा कि हम न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं लोग। हम प्रियंका की बात नहीं कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट परिसर में कह रही है कि कोर्ट कौन सी चीज होती है जो राहुल की या भारतीयता का, नागरिक कह रहा है। तो ये जो आपका मूल सवाल था वो अलग है। आप जो पूछ रहे हैं आरएसएस का, आपने आरएसएस कुछ नहीं, आरएसएस क्या करेगा बताइए। मोहन भागवत कुछ नहीं कर सकते। मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसमें मोहन भागवत हैज मिस द बस, ये है। मोहन भागवत से मोदी की कोई अपेक्षा नहीं। मोहन भागवत की मोदी से बहुत सारी अपेक्षा है। तो ये पूरा एक जो अभी चल रहा है ऋषि, वो मैं देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, मतलब आप ये भी मान लीजिए कि वो एक कोई धृतराष्ट्र है देश में, और उसको कोई संजय, कुछ एक पत्रकार, संजय यानी पत्रकार, जी। वो कुछ देख रहा है, वो बता रहा है, और धृतराष्ट्र उस पर यकीन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है तुम साले गलत बोल रहे हो। तो महाभारत जब खत्म हो जाती है तब धृतराष्ट्र को पता चलता है, अरे यार ये हो गया, ये दुर्योधन भी मारा गया। इसलिए जो एक हमारे यहाँ आमतौर से बहस के जो मुद्दे हैं, मोदी संकट में है गहरे। मोदी 2002 से संकट में है, पहली बार संकट में नहीं। गुजरात के दंगों में कितने लोग मारे गए थे। मैं गया था देखने बेस्ट बेकरी को, किस तरह से जलाई गई थी। मैं गया था ये जो इरफान पठान के घर में, जो मस्जिद के एक छोटे से कमरे में इरफान पठान का घर रहता, पिता रहते थे, और पिता इत्र बेचते थे मस्जिद के दरवाजे पर। उनसे मैंने बात की, उसके घर के अंदर एक कमरे में पूरे परिवार से मैंने बात की। ये वो जमाना था, गुलमर्ग कॉलोनी का मामला हो या हो। रॉयटर्स के करस्पॉन्डेंट ने मोदी जी से पूछा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, इतने लोग मारे गए। बोले कि आप कार में बैठ के जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो आपको तकलीफ तो होती है, क्या कर सकते हैं। इस सरकार में ह्यूमन फेस जो कभी था ही नहीं, वो अब उजागर हो रहा है कि ये जो आप चेहरा देख रहे थे इतने समय से, ये वो असली चेहरा ये है। नकाब उतर गया, मुखौटा उतर गया। आपको शक हो तो 15 अगस्त का भाषण सुन लेना आप। किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में उभरेंगे कि मैंने समझौता नहीं किया किसानों के हितों। सबसे ज्यादा किसानों को के साथ क्या किया वो तो देश का किसान जानता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि
हम जब रेट्रोस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं तो हमको लगता है अरे यार इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, यह अटल जी बहुत अच्छे, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे। एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ जी कि मोदी जी को क्या करना चाहिए अगर वो मतलब छोड़ देना चाहिए, सत्ता छोड़ देना चाहिए, क्या करना? नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ कि मोदी जी कैसे सोते होंगे इस सबके बीच में कि कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं जिससे उनको और उनके कैमरे को अच्छा लगे कि हाँ अब ये ऐसा कुछ है जिससे मैं थोड़ा सा आराम से अपनी छवि को लेकर निश्चिंत होकर रह सकता हूँ, क्योंकि वो जो छवि है जो उन्होंने बनाई है इन 11 सालों में, और उसके पहले भी हम तो श्रवण जी और मैं उनके साथ गुजरात में रहा था दिव्य भास्कर जब शुरू हो रहा था, ये 2003 की बात है। तो तब से हम शायद ये देख रहे हैं कि वो जो छवि है, जो एक कैमरा जीवी होना है उनका, तो अब वो कैमरा जीवी होना जो है सबसे मुश्किल हो रहा है। बाकी सारी चीजें तो इंतजार कर सकती हैं, उनको हाशिए पे रखा जा सकता है, चाहे पे नीति है चाहे कार्यक्रम है। और देश ने देखा है, देश ने जो नोटबंदी देखी, उसके बाद 600 किसानों का मरना देखा, बहुत सारी चीजें देखी। पर उस सब में ये रहा कि उनका जो है क्या बोलते हैं, उनका पत्ता हमेशा ऊपर रहा। तो अब जब हम तीसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप से सुनते हैं कि नहीं शांति मैंने करवाई, और दफजियत हर तरफ से होती दिखलाई पड़ रही है, जब अब चुनाव आयोग पे लोग सवाल कर रहे हैं, तो दरअसल जैसा कि आपने कहा कि मोदी पर सवाल है, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग जो है दरअसल उन्हीं का उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। तो मोदी जी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस पे दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो जस्ट जो आप कह रहे हैं वो कि हाँ भाई अब ये लड़ाई आर पार की होगी, और उसमें हम वो सब देखेंगे जो कि एक लोकतंत्र जो है अपने सबसे खतरनाक उस पर जाता है, और वहां से चीजें फिर अपने अपना रास्ता निकालती हैं, जैसे कि आपने उस गुफा के बारे में बात की। या फिर ये है कि हाँ एक आप अपनी दिल और आत्मा को टटोल के, भारत में इस तरह के कई पुराने प्रसंग रहे हैं जहां पे लोग अपने दिल और आत्मा पे हाथ रख के कहते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, अब इसके आगे कैसे रास्ता निकालेंगे। अ, अफ्रीका में जैसे मैं भी किसी से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि जो ट्रूथ और रिकंसिलिएशन होता है वो भी एक रास्ता हो सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल लगता है, पर हम एक गांधी के देश में भी हैं जहाँ वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का देश नहीं है, और वहां पे कई चीजें रास्ते निकल सकते हैं। ये रास्ते निकालने का काम नरेंद्र मोदी का भी अकेले का नहीं है, ये रास्ते ये विपक्ष भी निकाल सकता है, ये उनके जो सहयोगी पार्टियां वो भी निकाल सकती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी निकाल सकते हैं। ये एक अभी भी एक जितना भी टूटा फूटा जर्जर होता एक एक रैमशैकल मशीन जो हमारी लोकतंत्र है, वहां पे अभी भी ये सब चीजें हो सकती है मुझे लगता है। तो और हो सकता है कि उन्हें ये रास्ता नहीं दिखलाई दे रहा हो, पर रास्ता दिखलाया जा सकता है, ये शायद अभी भी मुझे लगता है कि इस देश में है। और इसी उम्मीद और यकीन और गैरत के साथ मैं और आप बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रास्ता दिखा सकता है। गांधी जी का अ, गांधी जी की हैसियत 2002 में खत्म हो गई थी गुजरात में। गांधी अब इनके लिए स्केलेटन है एक। अ, गांधी इनकी जरूरत नहीं है, गोडसे जरूरत है या सावरकर जरूरत है। तो इसलिए रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप है नहीं। कौन करेगा रिकंसिलिएशन? अमेरिका ने री आपका सीज फायर करवाया, 30 बार कहा, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। रिकंसिलिएशन कौन करवाएगा? थर्ड पार्टी करवाती है, या तो जो वॉरिंग ग्रुप्स हैं वो करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी करवाती है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं होता है। टू डिक्टेटरशिप्स, देयर कैन बी रिकंसिलिएशन बिटवीन टू डिक्टेटरशिप्स। रूस और चीन के बीच में हो सकता है, नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में हो सकता है, जो कि हो रहा है। जी। देयर कैन बी रिकंसिलिएशन बिटवीन टू डेमोक्रेसीज,
कि दुनिया की बाकी डेमोक्रेसीज ने टैरिफ्स के सामने उन्होंने कहा ठीक है, स्विट्जरलैंड पर सबसे ज्यादा लगा दिए उन्होंने टैरिफ्स, और वहां की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम देंगे। मेक्सिको पर, कनाडा पर लगा दिए। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने डेमोक्रेसी को सरेंडर नहीं किया इन देशों ने। दे डिड नॉट गो टू चाइना और रशिया लाइक मोदी। यूरोप के देश ये मानते हैं कि हमको 3 साल निकालने हैं इस आदमी के साथ। अमेरिका का नागरिक भी यही मानता है कि हमको 3 साल निकालने हैं। 21 जनवरी 2025 को ये आया है। 4 साल का कार्यकाल है। चला है, 6 महीने हुए हैं। हम ऐसा नहीं मानते, हमारे मोदी जी ऐसा नहीं मानते कि हमको वही पाथ लेना चाहिए जो इंदिरा गांधी ने 1971 में, जब बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ तब अमेरिका ने प्रेशर किया, या परमाणु परीक्षण हुए तब जो प्रेशर किया, हम उसमें से निकल आए। हमने कहीं किसी किसी अम्ब्रेला के नीचे नहीं गए और नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रांग किया हमने, क्योंकि दुनिया के देश हमारे मित्र थे। ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया कि हमको ये बताया कि आपका कोई दोस्त नहीं है दुनिया भर में। तब आपको क्या करेंगे आप? आपके पड़ोसी मित्र नहीं है, दुनिया में कोई दोष नहीं है, तो आप जा रहे हैं। पूरा का पूरा एक टोटल डिपार्चर, टोटल सरेंडर, जो राहुल गांधी कहते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर। रिकंसिलिएशन क्या होगा? राहुल गांधी और मोदी जी क्या कर सकते हैं? 55 साल के राहुल गांधी, 75 साल के मोदी जी, 20 साल का फर्क। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो राहुल गांधी पब्लिकली कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई। वो राहुल गांधी समझा नहीं सकते देश को कि विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। लोग समझते ही नहीं कि विचारधारा, जब राहुल गांधी कहते हैं विचारधारा की लड़ाई, तो लोग समझते ही नहीं क्या क्या कह रहा है ये आदमी। तो बातचीत का कोई दरवाजा या खिड़की या सुराख नहीं है। एक लड़ाई है, उसमें ये देखना है, अंग्रेजों के साथ गांधी जब लड़ रहे थे तब भारत की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, बहुत सारी रियासतों ने। कांग्रेस का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन रियासतों को भरोसा था कि गांधी हार जाएगा। गांधी की जीत पर उस समय किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि लड़ाई में हमने, हमारे जो सोच है उसमें हिंसा प्रमुख है, वायलेंस। तो उनने कहा यार, ये आदमी जो, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो कैसे स्टेट के वायलेंस को या स्टेट की हिंसा को या मॉस्को। महारानी की हिंसा को बर्दाश्त कर पाएगा, कब तक करवाएगा? किसी को भरोसा नहीं था। इसलिए आप पाते हैं कि एक हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का समूह था। एक सुभाष चंद्र बोस थे जो कहते थे कि नहीं, गांधी के रास्ते कुछ नहीं होगा। वैसे ही देश में एक बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि मोदी जी से जीतना मुश्किल है।
मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। ये है, काफी लोग मानते हैं और डरे हुए हैं। तो ये अब लड़ाई डू एंड डाई वाली है, और इसके जो परिणाम हैं वो मैं नहीं बता सकता है, मुझे पता भी नहीं है। आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट एंड आई कांट प्रेडिक्ट इट। पर इसमें जो एक सिम्टम दिखता है वो ये है कि ये अभी तक देश को लगातार, हम तो 2002 से देख रहे हैं, देश जहां जहां वो रहे हैं, जहां जहां उनका राज रहा है, वहां पर वो हर जगह एक बुली की तरह रहे हैं। उन्होंने अपनी धौंस से, अपने धक्के से, अपनी इससे चलाया है। पर ये पहली बार हम यहाँ अब देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप, एक बड़ा बुली उनको मिल गया है अपने हिसाब से, और वो उसका जवाब जो है अपनी छवि और अपने हिसाब से वो दे नहीं पा रहे। ऐसा पहले भी हमने देखा था जब चीन के साथ ये हुआ था कि वो लाल आंखें दिखाने और 56 इंच की छाती के बारे में बात करते थे, और उसको लेकर बहुत सारे लोग भारत में बहुत खुश होते थे कि ये देखिए, हमको अब एक पहली बार नेता मिला है जो कि हमारी बात करेगा, लाल आंखें दिखाएगा, 56 इंच की छाती फैला देगा, और उसके बाद देश जो है सलामत और महफूज रहेगा और आगे बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप लगभग रोजाना, उनके या उनके जो कारकुन है, रोज जो है भारत की एक तरह से फजीयत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, और हमारे पास सिवा कुनमुनाने के कोई जवाब निकल नहीं पा रहा। और ये भी कोई नरेंद्र मोदी खुद नहीं कर रहे हैं, ये उनके लोग कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं। तो ये भी एक पहली बार है कि ये दरअसल जब हम देखते हैं कि बुली जो लोग होते हैं, और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में हमने बुली देखे हैं अपनी, चाहे बचपन के क्लासरूम से लेकर अपने मोहल्लों में और हर जगह। हम आज देखते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में और दिल्ली में, तो वहां पे कांवड़िया किस तरह से लोगों को बुली करते हैं, या मुसलमानों को कैसे बुली किया जा रहा है इस समय इस देश में। तो ये जो बुली की जो रिलेशनशिप है ना, ये रिश्ता जो होता है बुली के साथ, और समीकरण कैसे बदलते हैं, और जब बदलते हैं तो क्या होता है, तो वो शायद अब उस मोड़ की तरफ हम आते हुए शायद दिखलाई पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसको इसको लेकर भी ये जो उनका बर्ताव रहेगा इस बात को लेके, वो दिखलाई पड़ेगा। ये बात भी आपकी सही कि पूरी दुनिया में इस समय भारत के साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो वो ऐसे लोग हैं वो खुद ही इतने क्रूर और अमानवीय हैं। चाहे वो तालिबान के साथ हम खड़े हो, हम उनको उनके ऑफिसेज दे रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे औरतों के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम उनको भी सहमति दे रहे हैं कि हाँ, आप जो कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि तालिबान भारत की तस्दीक कर रहा है, हम भी उनकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे कि हम नेतन्याहू की तस्दीक करते हैं, जो कि रोज खुलेआम और बर्बरता के साथ सबसे भयानक जिनोसाइड दुनिया में कर रहा है। तो हम उनके साथ हैं जो जिनके जिनको शायद अब हम अपने घर में बुला के बैठाना भी नहीं चाहेंगे, और भारत अपनी कूटनीति उनके साथ करना चाहता है। ये इस तरह के देश हमारे साथ हैं। पर बाकी सारे लोग हैं जो महाशक्तियां हैं, या दक्षिण एशिया की बाकी देश हैं, अब हमारी दोस्तियां और हमारा जो एक रसूख था वो लगातार कम होता जा रहा है। और इसका असर अब, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, तो वहां पे वो हर चीजों में पड़ेगा, जहां 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 से हमारी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कोलेबोरेशन हो, हर तरह से ये पड़ेगा। और ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि भारत की जो आधी आबादी है वो 30 साल के नीचे है। हम चीन से ज्यादा लोग हैं, और करीब करीब 70-75 करोड़ लोग हैं जो 30 साल से नीचे हैं। नरेंद्र मोदी के 11 साल उनके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर ज्यादातर भारतीय शायद पूछ भी नहीं रहे हैं। और एक और जो बात हुई है शायद उसमें ये है कि हर चीज के इंचार्ज वो हैं। मैं कश्मीर गया था तो वहां पे जो ढोर अस्पताल के जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में भी जो तस्वीर लगी थी बड़ी सी, वो साहब की लगी थी। तो हर चीज के आप इंचार्ज खुद हैं, हर चीज का श्रेय खुद देना चाहते हैं। आज भी वो बेंगलोर में एक झंडा, एक मेट्रो का, कहीं एक मेट्रो लाइन खुली तो उसका झंडा फहराने वहां पे गए हुए थे। तो श्रेय लेने के लिए वो सबसे आगे रहेंगे, और जब कुछ गड़बड़ होगी तो प्यादों को आगे कर दिया जाएगा कि हाँ वो ऐसा नहीं वैसा हुआ था, और मतलब उस तरह की और बातें उस तरह से करेंगे। तो ये जो बुली की जो, जब जब क्या बोलते हैं, धत पिटने लगती है, तो चीजें शायद बदलती हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री का बुली और एक ऐसा देश जो डिक्टेटरशिप के दरवाजे पर है उसका बुली, दोनों में फर्क है।
ट्रंप के बुली होने को हम भारत में मोदी के बुली होने से तुलना नहीं कर सकते, इसलिए कि ट्रंप का जबरदस्त तरीके से वहां के नागरिक विरोध कर रहे हैं। आप कैलिफोर्निया के गवर्नर की बहादुरी देख लीजिए, या न्यूयॉर्क के मेयरशिप के लिए वो जो ममदानी चुनौती दे रहे हैं उनको देख लीजिए। अमेरिका के सारे जो राज्य हैं, 50 राज्य, वो ट्रंप के साथ नहीं है। आबादी पूरी उनके साथ नहीं है। जो विरोध चल रहा है वो उनके साथ नहीं है। लोग गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको वो गलती उनसे हो गई। फर्क ये है कि अमेरिका का नागरिक ये जानता है कि ये आदमी चला जाएगा 3 साल बाद। भारत का मतदाता नहीं जानता है कि ये जो प्रधानमंत्री है ये 2029 में भी जाएगा। ये एक तो बड़ा फर्क है। ट्रंप के बुली होने के बावजूद दुनिया की डेमोक्रेसीज जो हैं अमेरिका के साथ हैं। मोदी के बुली होने के बावजूद दुनिया की डेमोक्रेसीज भारत की डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, केवल डिक्टेटरशिप साथ हैं। ये बुनियादी फर्क है। नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं उनका भी फोटो हर चीज पर दिखता है। तो वो ये सिम्टम है कि हम अनाज जो दे रहे हैं 80 लाख करोड़ लोगों को, उनकी थैली पर भी मोदी का फोटो है। स्कूल के जो बस्ते हैं बच्चों के, उस पे भी फोटो है। रबर पेंसिल पर भी होंगे फोटो। अब टेक्स्ट बुक्स में जीवनियां होंगी। एक स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने कलकत्ता में एक भाषण में कहा था कि मोदी को, वो हैं अभी भी महत्वपूर्ण पद पर है, मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस नोबेल प्राइज, क्योंकि इतने लोगों को वो मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। साइकोफेंसी जो है वो बढ़ती जाती है जब नेता कमजोर होता जाता है। मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, इसलिए उनके आसपास लोग उनको बता रहे हैं कि नहीं, आप बहुत मजबूत हैं। क्योंकि उनको, मोदी जी को या शाह साहब को बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। मंदिर को बनाए रखना अब इसलिए जरूरी है कि वो, उस पर अगर चढ़ावा नहीं आएगा तो लोग उस पर जो जिंदा हैं वो भूखे मर जाएंगे। ये जो एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ट्रंप में और मोदी में है। दोनों एरोगेंट हैं, दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने का या झुकने का कोई एलिमेंट ही नहीं है। दोनों में एक समानता है कि दोनों श्रेय नहीं दे सकते किसी और को किसी चीज के लिए। दोनों के में पावर के प्रति पोजीशन का जो भाव है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है। ट्रंप भी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके वो तीसरी बार भी बन सकते हैं कि नहीं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मोदी जी क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या वो चीन की व्यवस्था की तरह या पुतिन की व्यवस्था की तरह ये कर रहे हैं कि वो जीवन भर के लिए राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। मैं फिर मूल चीज पर आता हूं कि हम लोगों को अभी अ, या तो मैं एग्जेगरेट कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं अपने को लेकर या अपने परिवेश को लेकर, या तो ये है कि मैं
अतिरंजित भाव से जो हो रहा है उसको देख रहा हूं, और सिचुएशन वैसी नहीं है, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पिछले 5-6 सालों में जो जो कहा वो सब ठीक निकला है। और उस जो मैंने कहा उसमें जो ये शामिल है कि मैंने ही सबसे पहले कहा था, सबसे पहले, कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिलेगा, और वो मैंने कैलकुलेट करके यूट्यूब चैनल में बताया था कि नहीं मिलेगा। इसलिए जब वो कमजोर होंगे मोदी जी, तब पूरी तरह और कमजोर होंगे तो और ताकतवर हो जाएंगे। मतलब और ताकतवर मतलब he will assume more powers to continue in power. More he is weakened, he will show to the world that he is most powerful. ये जो चीज है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए जो हमको लगता है, डर लगता है कि ट्रंप से हमको डर नहीं है। मैं ट्रंप को बुली नहीं मानता हूं। ट्रंप को एक दिमागी तौर पर, एक जिसको कहें कि वो कुछ उनके साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ये मानता हूँ। एक सेल्समैन रहा है, सफल सफल सेल्समैन रहा है बतौर हाँ, करियर में। तो वो, मैं उनका उनका एक अलग लेवल है जिसका, और मोदी जी का और ट्रम्प का दोनों का लिखने से, पढ़ने से, ज्ञान से, बुद्धिमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी जी के राज में शांति निकेतन को नष्ट किया गया, अमर सेन को नष्ट प्रताड़ना दी गई। ट्रम्प के राज में हार्वर्ड को, कोलंबिया को तंग किया गया। वो कैलिफोर्निया और हार्वर्ड के साथ एक ही स्केल पर बर्ताव कर रहे हैं, दोनों को समाप्त करना है। कोलंबिया। कोलंबिया को, कोलंबिया ने तो सरेंडर कर दिया, वहां का जो चीफ जी था वो जी उसने रिजाइन कर दिया। जी। पर हार्वर्ड जिस तरह से चुनौती दे रहा है, बिल्कुल। आपके साथ बातचीत करने का फायदा ये है कि हम एक अलग प्लेन पर बात कर रहे हैं, जी जो किसी और यूट्यूब चैनल पर संभव नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पर बात करते हैं कि ये क्या होगा, महादेवपुरा क्या होगा, या SIR का। ये SIR है ही नहीं, ये SIR से भी बड़ी चीज है। हाँ, मतलब है किसी इवेंट की बजाय एक पैटर्न जो पूरा उभर के आया, और जिसको शायद पैटर्न हम है, लोग ये जो पैटर्न उभर के है, आए और हैं ये, उस हाँ, ये पैटर्न है, हम तो उसको उसमें जो पैटर्न। एक और बात है कि हम लोगों ने पहले भी एक बार बात की थी, आप जब एन एप्पलबाउम की किताब पढ़ रहे थे, तो जो ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी है और जो ऑटोक्रेसी INC, तो उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे ये जो पूरा एक डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में डेमोक्रेसी किस तरह से दुनिया में डिरेल हो रही हैं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, उसमें एग्जैक्टली, ये जो बहुमत है वो खतरे में है, जो बहुसंख्यक एग्जैक्टली, लोग हैं वो खतरे में हैं। फिर एक एग्जैक्टली। क्रोनी कैपिटलिज्म है, फिर एक चर्च या जो भी वहां का धर्म है, मुख्य धर्म है, वो हावी हो जाता है। ये बिल्कुल। ये 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 मैं अपने जी पास ही रखता हूँ। जी। और आई कीप इट उसमें विथ माई सेल्फ। मीडिया है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे कि मुख्य धारा का मीडिया कितना अधिक अ, सब कुछ खो चुका है अपना, और वो सरकारी भोंपू या उस जो जब सुप्रीम लीडर का जो एक भोंपू बन चुका है। इन सारे देशों में ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि उनको जब डॉट्स को करे, पर कुछ देश है जो उसमें से, जो उन्होंने उसको लड़के उसमें से बाहर निकल आया, पोलैंड निकल आया, अभी ब्राजील भी निकल कर आया, और अभी देख रहे हैं कि ट्रम्प धमका रहा है कि तुमने बोल्सोनारो को कुछ तंग किया तो तुम्हारा टैरिफ और बढ़ा दूंगा। तो ये चर्निंग दरअसल सिर्फ भारत की, ये संकट सिर्फ भारत का नहीं है, ये दुनिया में उन सारी जगहों का है जिन्होंने लोकतंत्र को चुना। और हम तो फिर भी एक विकासशील लोकतंत्र हैं, जो विकसित लोकतंत्र, वहां भी इस तरह की दिक्कतें लगातार देख रहे हैं लोग जो है। पर फिर हमें उसमें आप, सवाल आता है कि जो दूसरा डैशबोर्ड है, जो लोकतंत्र का डैशबोर्ड है, जो लोग अब इन चालों को, इस कुचक्र से बाहर निकल आ रहे हैं,
उन देशों की तरफ भी हमको शायद देखना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने रास्ते निकाले, और वो रास्ते शायद अब उसके बारे में हम में से कुछ लोग अब शायद बात करने लगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सर, आप अपनी देखिए, बात। आपने पोलैंड की बात की और ब्राजील की बात की। पोलैंड में बहुत स्थिति खराब है। पोलैंड अभी निकल नहीं पाया है वहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज को लेकर काफी स्ट्रगल चल रहा है पूरा का पूरा। जो डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं उनमें और जो सत्ता में हैं उनमें। आपने ब्राजील की बात कही। ब्राजील इस समय, जो ट्रंप ने सबसे बड़ी जो गलती की या नुकसान कर रहे हैं वो दुनिया का, कि ब्राजील को चीन के और भारत के मोदी जी के खेमे में धकेल रहे हैं। वो ब्राजील पर जो उन्होंने टैरिफ लगाई है, वो असल में ब्राजील को भी और भारत को भी, भारत पर अगर इतनी टैरिफ नहीं लगाते ट्रम्प, तो भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहता, वो अमेरिका के नजदीक बना रहता। मैं ट्रम्प को का जो सबसे बड़ा दुनिया का नुकसान कर रहे हैं वो, कि अब वो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स को मजबूत करने का मतलब है कि ब्राजील को और इंडिया को, रशिया को, चाइना को, इनको एक साथ खड़ा करना, मतलब एक ऐसा कॉकटेल बनाना जिसमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों है। ये खतरनाक है। और दूसरी तरफ ट्रम्प जो कर रहे हैं, जिस पर डिस्कशन नहीं है, कि ट्रम्प डेमोक्रेसीज को भी डिक्टेटरशिप के खेमे में डाल रहे हैं, और जो डेमोक्रेसीज नाटो के पास के अम्ब्रेला में है उसको भी तोड़ रहे हैं। कि वो ये कह रहे हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है नाटो में, वो आप अमेरिका कब तक देगा आपको, और वो यूएन को भी तोड़ रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे पैसे। ये जो खतरा है वो बड़ा खतरा है। हाँ, जो हमको एक लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया के लिए देखना चाहिए। तो मोदी जी मेरे ख्याल से जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रम्प से अगर बचना है मुझे या भारत को बचाना है तो कहीं तो जाना पड़ेगा, ना, ही नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, वो खैर वहां पहले से, बट उन्होंने जो अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो जो बनाया था नहीं कि नहीं, जहां पर वो। वो पहले से नहीं है। चीन के साथ आपका डेफिसिट $100 बिलियन का है, और अमेरिका के साथ आपका ट्रेड सरप्लस है करीबन 40-50 बिलियन डॉलर का। आप अगर अमेरिका से पंगा लेकर अपना ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डिफिसिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं जिनके साथ आपका ऑलरेडी बड़ा डेफिसिट है, इसका मतलब है कि आप अपने व्यापार घाटे को बढ़ा रहे हैं। जो मूडीज वगैरह की रेटिंग्स आई हैं भारत को लेकर, उसमें बताया है कि आपकी जो जीडीपी के फोरकास्ट हैं उस वो आपके कम करना पड़ेंगे, आपको जो एक्चुअल है रेटिंग्स डाउन करना पड़ेगी। शेयर मार्केट इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है जहां आप पल्स बता सकते हैं। शेयर मार्केट लगातार टूट रहा है। अगर आप निफ्टी बिल्कुल। को देखें और सेंसेक्स को देखें, निफ्टी 500 को देखें, निफ्टी 50 को देखें, या सेंसेक्स को देखें, लगातार टूट रहा है। आपके कैपिटलिस्ट, फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी है और फ्लाइट ऑफ कैपिटलिस्ट भी है। बिल्कुल। देखिए, ये जो विषय है इसके लिए आपसे जो बातचीत करने का आनंद है वो ये है कि एक हमारे पास एक कैनवास भी बड़ा है और टाइम भी बड़ा है, और उसमें हम वन एंड वन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पर लोगों को के बीच में बहस को ले जा सकते हैं कि वो सोचें कि यार ये अपन जो सोच रहे हैं उससे अलग भी कुछ हो सकता है। जी।
कि जैसे मैंने कहा ना कि एक पूरी फुटबॉल टीम थाईलैंड की एक गुफा में इतने दिनों तक बंद है, और एक हमारे यहाँ एक कोल माइन में या एक टनल के गिरने से कुछ लोग बंद हैं, तो दोनों क्या सोच रहे हैं, क्या निकल पाएंगे कि नहीं। थाईलैंड की टीम कह रही है निकल जाएंगे, और निकल आती है। ये देश के मामले में भी यही है कि डर रहे हैं हम लोग कि निकल पाएंगे कि नहीं। तो वो उसका जो एकमात्र कारण है कि हमको राहुल के प्रति समर्थन जो बढ़ रहा है, उनके प्रति सहानुभूति जो बढ़ रही है, उनको लेकर जो चिंता व्यक्त हो रही है, वो यही हो रही है कि यार इस आदमी का हमारे पास होना बहुत जरूरी हो गया अब। मेरे ख्याल से ये ये भी है हमारी कि जी जी आखिरी उम्मीद है, ये है पूरा। मुझे लगता है कि इसमें एक और भी चीज हुई है कि पहले तक ये जो बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि ये जैसे आप कह रहे थे कि मोदी ही भारत है और मोदी जो जो भी करेंगे भारत के लिए अच्छा होगा, पर एक इस बीच एक और भारत निकल कर आ रहा है जो कि मोदी बनाम भारत है, कि मोदी एग्जैक्टली। या भारत। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नीति कार्यक्रम सोची समझी और कई बार बेवकूफियां भरी भी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें लगता है कि हम भारतीयों के ही खिलाफ हैं, हम भारत के ही खिलाफ हैं, हम भारत के ही हितों को जो है छोड़ सकते हैं अगर हमारी व्यक्तिगत हमारा पोर्टफोलियो खुद का या छवि निर्माण हमारा बना रहे। तो ये भी ज्यादातर लोग अब जैसे जैसे ज्यादा लोग देखने जाते हैं तो ये भी एक होता है। और ये जो श्रवण जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जब भी जितने अधिक नरेंद्र मोदी खुद को कमजोर होता हुआ महसूस करेंगे, वो उतना अधिक शायद भारत और भारतीयों के खिलाफ अ, उनकी जो नीतियों की जो क्रूरताएं हैं, चाहे वो अभी की वोटबंदी दिख रही है एसआईआर की तरफ से या पहले जो नोटबंदी थी, वो सारी चीजें, हम 600 किसानों का मरना इस देश में जो है, कोविड के दौरान जब लोग घर जा रहे थे तो उनको लाठियां मारना और उनको प्रताड़ित करना और बोलना कि थालियां बजाओ, तो ये जो लगातार जो एक अजीब सा जो जिसको कहते हैं कि जो एक अच्छा नेतृत्व तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, कोई भी एक कॉमन सेंस से भी अगर बात करें जिन जिन चीजों को, तो वो भी उसके लिए भी शायद हमें तैयार होना पड़ेगा। पर मुझे मुझे ऐसा जरूर लगता है कि भारत जो है बहुत, हम लोग में बहुत सहनशील लोग हैं। हम बहुत लंबे समय तक बहुत सारी जो क्रूरताओं को सहते भी रहे हैं पहले, और उसके बाद भी जो क्रूर जो तत्व थे, जो जो व्यक्ति थे, अ, वो चले गए पर देश रह जाता है फिर भी। तो मुझे इसको इसकी उम्मीद हमेशा रहती है, और खास तौर पे इस देश से जहाँ पे बहुत सारे लोग नौजवान हैं और वो जब अपने जब वो अपनी निजी सवालों को, जो ये जो आप कह रहे थे कि राहुल बोलते हैं विचारधाराओं का भारत अलग अलग है, तो वो एक एब्स्ट्रक्शन में बात कही जाती है, इसको इसको शायद कोई भी ठीक से समझ नहीं पाता। पर जब मैं अपनी हड्डियों में उसको महसूस करता हूँ, रोजगार के लेकर मेरा पेपर लगातार लीक हो रहा जा रहा है, मुझे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा है, मुझे केले बेचने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो जब ऐसा होने लगता है, तो जब अपने लोग अपनी हड्डियों में जब महसूस करने लगते हैं कि ये चल नहीं पाएगा इस तरह से, चाहे हमारा रोजी रोटी का मामला है, चाहे धर्म का मामला है, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी के चुनावों का मामला है, तो वो फिर लोग जो हैं वो उस समय तो शायद कुछ नहीं कहेंगे, पर जब उनको मौका लगेगा और वो ऐसा लगने लगा है कि जब बिहार चुनाव होंगे तो शायद वो उसका जो 2029 का जो एक ट्रेलर है वो हमको बिहार में देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ अ, हालांकि ये भी अब कहना कितना मुश्किल है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस देश में होते रहेंगे आगे भी, जिस हिसाब से हम चुनाव आयोग के बर्ताव को देख रहे हैं, जो कि एक विलक्षण किस्म के समय में हम इस समय हैं। अ, अभी फिर आगे के लिए जो आखिरी में हम लोग मैं जो बात करना चाहता हूँ ये कि इस नेतृत्व को आगे किस तरह से आप होता हुआ देखते हैं 2029 तक, और हम लोग फिर इसके बारे में भी बात यहाँ खत्म करेंगे। देखिए, मैं आपने जो बात कही उसको कहता हूँ कि चंडीगढ़ में जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, वो कैमरे की आंख के नीचे पूरे इलेक्शन को हाईजेक चल करता है, जी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और न चंडीगढ़ में कुछ होता है, न हरियाणा में, न पंजाब में, न हिमाचल में। ये जो हम देख रहे हैं बिहार में और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ये वही है।
न्यायपालिका ने भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा किया, और हमारी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। तो ये अब वो जो व्यक्ति था वो अब इलेक्शन कमीशन में चेंज हो गया है। और और एक बात यह है कि जैसे कि आपने गांधी के बारे में बात की, तो कांग्रेस के लोग पता नहीं कितने, 5-7 कितने फीसदी रहे होंगे उस समय की आबादी के हिसाब से, या इमरजेंसी के समय आप रहे, आप उसके हिस्सेदार भी रहे। तो जब आपको जवाब मिलने बंद हो जाते हैं जो संवैधानिक संस्थाओं से, संसद में आप बात नहीं कर पाते, अदालतों में जाते हैं तो वहां तो उटपटांग बातें सुनने को मिल रही हैं, जो चुनाव आयोग है या फिर ये जो ईडी और सीबीआई का भी एक खतरा है, जो जिनका कन्विक्शन रेट बहुत ही खराब है, और वो अब साफ दिखलाई पड़ने लगा है कि आपका या तो आपका तो सिर्फ जो आप सिर्फ सरकार के यूजफुल इडियट्स की तरह काम करते हैं। तो अब इस पूरे परिदृश्य में लोग क्या करें? मतलब जो पहले जैसे लड़ाइयां लड़ी लोगों ने बाहर निकल के, या हमने शाहीन बाग की भी देखी हाल में, जिसमें सरकार को पीछे एक तरह से हटना ही पड़ा, या फिर किसान आंदोलन के समय जब जब मोदी जी ने माफी मांग के कहा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। इस वक्त मोदी जी की बहुत सारी तपस्याओं में बहुत सारी कमी साफ साफ दिखने लगी है लोगों को। तो अब जो है लोग क्या करें इसका आपके हिसाब से? देखिए, लोग लड़ रहे हैं और हमको लड़ते हुए दिख नहीं रहे हैं, मेरा ऐसा फीलिंग है। मोदी जी राहुल गांधी से नहीं डर रहे हैं, वो लोगों के साइलेंस से डर रहे हैं कि लोग मेरे 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 मेरी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे हैं, भीड़ क्यों नहीं है मेरे इर्द गिर्द, भीड़ राहुल गांधी के आसपास क्यों है। आपातकाल में कोई सड़क पर नहीं था, और सारे लोग जेलों में थे, विपक्ष के सारे नेता। इंदिरा गांधी ने अ, आपातकाल खत्म किया। आपातकाल नहीं खत्म किया, पहले चुनाव करवाए, फिर आपातकाल खत्म किया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले आपातकाल खत्म हुआ फिर चुनाव करवाए। उन्होंने पहले चुनाव कर, वो टेस्ट करना चाहते थे कि चुनाव में जीतती है कि नहीं जीतती है, या उनके लोग देखना चाहते थे, या वो देखना चाहते। लोग, उनको ये अंदाज नहीं था, उनको ये भरोसा था कि लोग आपातकाल खत्म करूंगी तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा। उनको कहा भी गया था कि आपातकाल ने चीजें बदल दी है, ट्रेनें टाइम पे चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था अपनी जगह पे। तो उनको लगा ये गलतफहमी रही होगी या कहा होगा। मोदी जी चुनाव नहीं करवाएंगे, ना बिहार में करवाएंगे, ना लोकसभा का चुनाव करवाएंगे। ये मेरा डर है, क्योंकि उनको पता है कि इंदिरा जी ने चुनाव करवाकर गलती की थी। उनको ये था कि जीत जाएंगे, उनको कहा भी गया था जीत जाएंगे। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जीतूंगे, पर उनको यकीन दिलाया गया कि नहीं आप जीत जाएंगे। मोदी जी इंदिरा गांधी से 4 कदम आगे हैं। बिना आपातकाल घोषित किए आपातकाल लगाना, और चुनाव की जरूरत को ही खत्म कर देना। मुझे डर है कि बिहार के चुनाव होंगे समय पर। मुझे डर है कि अगला लोकसभा का चुनाव समय पर होगा। मुझे डर है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता।
मैं तो केवल जो देख रहा हूँ उसको कह रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ विथ केवियट कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब गलत साबित हो जाए। पर मैंने पूर्व में जितनी चीजें कही वो लगभग सही साबित हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर ये भी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी हो सकता है। ये है पूरा मामला। तो आज की बातचीत यहाँ पर खत्म करते हैं। ये एक दिलचस्प बातचीत रही, और ये भी एक है कि एक हम लोग एक तरह से जो विहंगम दृश्यावलोकन, जो सिर्फ 11 सालों का नहीं बल्कि 2002-3 से जब से हमको सक्रियता से राजकाज करते हुए देख रहे नरेंद्र मोदी को, हमने उनके बारे में बात की। और ये देखने वाली बात होगी कि वो अगले महीनों साल में किस तरह से अपने अपने आगे के रास्ते को निकालते हैं, और वो रास्ता उनके लिए कैसा होगा और हम भारतवासियों के लिए कैसा होगा। दोनों ही बातें जरूरी भी हैं और जानने के लिए, और हम सबके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ, जिन लोगों को भी हिंदुस्तान और भारत के साथ प्यार है, उनके साथ इसको साझा करिए ताकि वो इस बारे में सोचें, हमारी बात से असहमत भी हों, और अगर सहमत हो तो उसको और आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देख लो आज के इंसान की हालत क्या है, आज की दुनिया में ईमान की कीमत क्या है। लोग जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।